गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम तो बहुत ही नजदीक है। इसको देखते हुए एसएससी जीडी के लास्ट ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करते हैं और इस सेशन का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे 20 फरवरी सन 2024 में आए हुए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं इनको हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे और इसी के साथ अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, आज का हमारा जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे फरवरी 20 फरवरी सन 2024 में जितने भी एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं इनको हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे तो देखो, ये जो क्वेश्चन है सारे जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग डीपली से डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के नजदीक बहुत ही प्रचलित नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी से संबंधित हर एक क्लास में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग ट्रॉफी से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियां इनको आप लोग क्या करोगे, तैयार करके जाओगे। और आने वाले सेशन में हम लोग एक क्लास में सारी ट्रॉफियों को डिस्कशन भी कर लेंगे। तो नेहरू ट्रॉफी का आयोजन पूछा जा रहा है, कहाँ किया जाता है या फिर जो नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है ये किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ये नेहरू ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है। देखो, इस नेहरू ट्रॉफी ये जो नेहरू ट्रॉफी है ये कहाँ पर होती है, ये होती है अलापुझा नामक स्थान पर। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है केरला में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है केरला में। अलापुझा नामक स्थान जो है ये केरला में पड़ता है। और ये वल्लमकालीन मतलब हर एक वर्ष, वल्लमकालीन का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष ये आयोजित की जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित की जाती है और इसकी शुरुआत ही कर दिया गया था 1952 से। पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 1952 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और ये किस झील में आयोजित की जाती है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस झील में, देखो एक पुनमदा झील है। ठीक है, एक पुनमदा झील है, यहाँ पर ये क्या होती है, आयोजित की जाती है। ठीक है, बात करें इस ट्रॉफी की तो देखो ये जो ट्रॉफी है नाव की रेस से संबंधित है। इसमें एक नाग के आकार की जो एकदम पतली सी नाव होती है, ठीक है, एंड हजारों लोग क्या करते हैं इसमें भाग लेते हैं इस कंपटीशन में। और ये केरला के एक बहुत ही फेमस झील में होती है, पुनमदा झील में कराई जाती है। ठीक है, किससे संबंधित है तो नाव की रेस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं इसे एक वेम्बनाड झील भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेम्बनाड पेरियार झील के जस्ट बगल है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछ लिया। तो देखो इसके साथ ही आपको अवार्ड के जितने भी क्वेश्चन है, पुरस्कार के जितने भी क्वेश्चन है इन्हें भी तैयार करके जाना है। ठीक है, जो पुरस्कार है, अवार्ड है, ये भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी जो कि भारत की राष्ट्रीय संगीत कला नृत्य अकादमी है, यह एक प्रस्ताव के द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था। मंत्रालय पूछ लिया। ठीक है, मंत्रालय पूछ लिया, मिनिस्ट्री पूछ लिया है कि जो संगीत कला अकादमी है जो कि भारत के जितने भी सिंगर है, नृतक है, ठीक है, या फिर आर्ट से संबंधित है, इनको क्या करती है, अवार्ड करती है या फिर पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। ये जो अकादमी है एक प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई थी। पूछा जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा। तो देखो इसकी भी स्थापना 1952 में ही कर दिया गया था। ठीक है, 1952 में ही कर दिया गया था। मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो एक शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, इसने ही क्या किया है, जिसके वर्तमान में जो हमारे मिनिस्टर हैं, कौन है, वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान नाम है, जिनके पास पूर्व में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी थी। ठीक है, लेकिन अब इनके पास कौन सा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसी ने क्या किया था,
इसे स्थापित किया था। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो देखो 1952 में होती है। और वर्तमान में जो संगीत कला अकादमी के जो चेयरमैन है, ठीक है, कौन है? शेखर सन्नी जी हैं। ठीक है, कौन है? शेखर सन्नी जी हैं। शेखर सन्नी जी क्या है? वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जितनी भी मिनिस्ट्री हैं आप उनके क्या करोगे? उनके कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है ये भी आप लोग क्या करोगे? पढ़ कर ही जाओगे। ठीक है, बात करते हैं, ये आपका एक साइंस का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है किसमें मापी जाती है? ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है किसमें मापी जाती है? तो देखो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डीबी में मापी जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल बोलते हैं। इसमें क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है, बात करें ध्वनि की तीव्रता की, तो देखो ध्वनि की जो चाल होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। 330 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? ध्वनि की चाल होती है। और बात करें ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो देखो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, इससे कम होती है द्रव में, ठीक है, लिक्विड में, उससे भी कम कहां पर होती है? गैस में होती है। सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक जो चाल होती है कहां पर होती है? ठोस में होती है। अगर बात करें निर्वात की, तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। शून्य का मतलब होता है ध्वनि की जो चाल है निर्वात में वो गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, वही बात करते हैं डेसिबल की। देखो मनुष्य की जो मनुष्य कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच ध्वनि को सुनता है? तो देखो मनुष्य की बात करते हैं तो 60 से लगभग 70 डेसिबल तक, 7 डीबी से 70 डीबी के बीच में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य को सुनने के लिए ध्वनि क्या होती है? लाभदायक होती है, या फिर इतना ही मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। इससे ज्यादा डीबी की अगर ध्वनि को सुनता है मनुष्य, तो अकॉर्डिंग टू WHO ये क्या होती है? हानिकारक होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं भी आपको क्या मिलेगा? डीबी करके मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हर्ट्ज की, तो देखो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो त्योहार से है। ठीक है, किससे संबंधित है? त्योहार से संबंधित है कि जो बोनालू त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है? तो देखो चाहे वो त्योहार हो या फिर नृत्य हो, लोक नृत्य हो, इससे भी आपके एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। तो जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं हमारे राज्यों में जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको लिखना है। क्या पूछा जा रहा है? बोनालू त्योहार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? बोनालू त्योहार पूछा जा रहा है, जिसे फूलों का भी त्योहार बोलते हैं। ठीक है, फूलों का त्योहार भी बोलते हैं। ये कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, बोनालू त्योहार कहां मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है, एक राज्य है जिसने क्या किया है? जिसने अपने यहाँ भूलेख अधिनियम भी लाया है। ठीक है, इसी के साथ तेलंगाना ने क्या किया है? 100% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, 100% इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं, इन पर कर की छूट भी दिया है। ठीक है, तो ये राज्य है तेलंगाना। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो है रेवंत रेड्डी जी। क्या है? कौन है? यहाँ के जो सीएम है वो है रेवंत रेड्डी जी। जहाँ की विधानसभा जो सीटें हैं, जहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 190 है। ठीक है, 119 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। यहीं पर मनाया जाता है बोनालू त्योहार। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बोनालू त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर एक त्योहार और मनाया जाता है, बोनालू त्योहार यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य तेलंगाना, जिसकी जो कैपिटल है वो पूर्ण तरीके से कौन सी हो चुकी है? हैदराबाद। अभी तक जो हैदराबाद था वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त कैपिटल थी, लेकिन 2024 के बाद, ठीक है, 2024 तक ये एग्रीमेंट था। इसके बाद जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की ही केवल कैपिटल है। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की, तो देखो तमिलनाडु के भी कुछ प्रमुख त्योहार है, इन्हें भी आप लोग लिख लो। तो देखो यहाँ पर मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार। ठीक है, जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। कहां पर? जल्लीकट्टू जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार मनाया जाता है कहां पर? पोंगल जो त्योहार है ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसी के साथ मनाया जाता है थाई पुसम। इसी के साथ मनाया जाता है थाई जो पुसम त्योहार है, ये भी कहां मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। बात करते हैं केरला की, तो देखो केरला में त्योहार मनाया जाता है मकर विलक्कू। ठीक है, मकर विलक्कू जो त्योहार है, मकर जो विलक्कू त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरला में। इसी के साथ केरला में एक त्योहार और मनाया जाता है। केरला में की बात करते हैं, यहाँ पर एक त्योहार और मनाया जाता है जो कि काफी महत्वपूर्ण त्योहार है, ओणम त्योहार। ठीक है, 10 दिनों तक चलने वाला ओणम त्योहार यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, ये कहां पर मनाया जाता है? केरला में ही मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर धानु यात्रा त्योहार मनाया जाता है। धानु यात्रा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाली यात्रा त्योहार मनाया जाता है। बाली यात्रा
इसी के साथ हम मनाते हैं रज पर्व, यहीं पर मनाते हैं, रज पर्व यहीं पर मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण त्योहार है ये हम सब मनाते हैं कहाँ पर, उड़ीसा में मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख त्योहार थे राज्यों के, आप लोग इसे नोट डाउन कर लोगे, काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई से है। कहां से है, आरबीआई से है। और आरबीआई के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, पहली क्लास में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्लास में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि आरबीआई जो है ये हमारे भारत की क्या है, सेंट्रल बैंक है। क्या है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। और इसका देखो, इससे आप जितना भी मैंने चीज बताया था उससे कुछ भी नहीं पूछा, क्या पूछा है, इसके कार्य पूछ लिया है। ठीक है, वर्क पूछ लिया है। देखो भैया बैंक है और बैंक का काम ही क्या होता है, पैसे का लेन देन करना। ठीक है, बैंक का कार्य क्या होता है, पैसे का लेन देन करना, ये इसका कार्य होता है। और इसी के साथ यदि ये हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है तो इसका ये भी कार्य होगा कि हमारे भारत में जो नोट होंगे, ठीक है भाई, नोट कौन वितरित करेगा, छोटी बैंकों को तो नोट वितरित करने का अधिकार दिया नहीं जाएगा, नहीं तो वो मनमानी करेंगे। ठीक है, ज्यादा कम नोटें छाप सकती है, तो इन सब का कार्य नोट छापने का कार्य कौन करता है, नोट छापने का जो कार्य है ये हमारी आरबीआई करती है। ठीक है, कौन करता है, आरबीआई करती है। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि मुद्रा जारी करना या फिर नोट को जारी करना। ठीक है, एंड ये कार्य होता है, अभी हमने बताया नोट छापने का कार्य, जब छापेगा तो वो जारी ही करेगा, इसका मतलब ये कार्य तो है आरबीआई का। और बात करते हैं अंतिम ऋण देना। ठीक है, क्या करना, ऋण देना। तो देखो ये क्या करती है, बैंकों को ऋण भी देती है। ठीक है, बैंक का कार्य क्या होता है, आपको पैसा उधार देना। ठीक है, तो जो छोटी बैंकें होती हैं वो हमें पैसा पब्लिक को उधार देती हैं, और ये जो आरबीआई हमारी ये क्या करती है, छोटी बैंकों को पैसा उधार देती है, जैसे एसबीआई हो जाता है, बीओबी हो जाता है, पीएनबी हो जाता है। तो जो आरबीआई बैंक है ये क्या करती है, जो उनसे छोटी बैंकें हैं, ठीक है, उन्हें क्या करती है, पैसे उधार देती है, ऋण देती है। ठीक है, अंतिम उधार जिसे बोला जाता है, अंतिम ऋण देने का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करती है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो देखते हैं ऑप्शन में कोई ऑप्शन है, तो देखो केवल पहला, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ये भी गलत हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ इसका एक कार्य आप और लिख लोगे, महंगाई को रोकना। ठीक है, महंगाई को कम करना या फिर नियंत्रित करना, ये भी किसका कार्य होता है, आरबीआई का ही होता है। ठीक है, किसका कार्य होता है, आरबीआई का ही होता है। इसी के साथ बहुत सारे कार्य आरबीआई के होते हैं, जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाती है, ठीक है, तो उसको उभारने का कार्य, फिर उसको बचाने का कार्य कौन करता है, तो ये आरबीआई ही करती है। ठीक है, बैंकों के ऊपर जो पेनाल्टी लगती है, इसका कार्य, उनके ऊपर पेनाल्टी लगाने का भी कार्य कौन करता है, आरबीआई ही करती है। ठीक है, तो ये बैंक के क्या है, हमारे आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लोगे। बाकी आरबीआई के बारे में सभी लोग जानते हो, हाल ही में इसके नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं जो कि 26वें नंबर के हैं, बार बार बता रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। इनका नाम आप लोग याद रखना, संजय मल्होत्रा इनका नाम है। आपके एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के क्या बने हैं, 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। ठीक है, इसी के बाद हम बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, छठवां क्वेश्चन है आपके महिला इंपावरमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है, महिला इंपावरमेंट के बारे में है, कि महिलाओं के सशक्तिकरण और एजुकेशन एंड, ठीक है, और पुअर्टी, देशों को बचाने के लिए पुअर्टी, इन सब के लिए कार्य करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले यूएन लग जाता है, इसका मतलब समझ लेना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी पार्ट है या फिर किसकी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसके बाद जो भी टर्म लगा हो उसका अलग मतलब होता है, लेकिन जिस बॉडी के पहले यूएन लग जाता है, इसका मतलब वो किसकी बॉडी है या फिर किसका अंग है, यूनाइटेड नेशन का अंग है। ठीक है, तो देखो इसके भी पहले यूएन लगा है, इसके भी पहले यूएन लगा है, इसके भी पहले यूएन ही लगा है। ठीक है, तो ये जितनी बॉडियां हैं ये सब किसका पार्ट है, ये सब यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही क्या है, एक अंग है। ठीक है, लेकिन सभी अंगों को अलग अलग ईयर में बनाया गया था और सभी अंगों का अलग अलग कार्य भी होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए,
ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। एंड इसमें से कौन सी जो अंग है वो जिम्मेदार है? तो देखो सभी अंगों को हम यहाँ पे डिटेल से क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WHO के बारे में। तो देखो WHO की जो स्थापना कर दिया गया था, ये किया गया था 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधेनम। क्या नाम है? टेड्रोस अधेनम नाम है। ठीक है, इस संस्था का निर्माण किस लिए किया गया था? तो देखो विश्व में महामारी जो भी आती है, महामारी कोई भी बीमारी आती है, ठीक है, एंड उनको इससे देशों को जागरूक करने का कार्य या फिर बचाने का कार्य WHO का ही है। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी देशों को बचाने का कार्य कौन करता है? WHO करता है। सबसे पहले ये क्या करता है? एडवाइस जारी करता है। तो देखो एंड ये भी वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्वास्थ्य डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसकी स्थापना 1945 में कर दिया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था? यूके में किया गया था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर बना दिया गया वो कहां पर है? ये है पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। पेरिस कहां पर है? ये फ्रांस देश में है। ठीक है, यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को करता है जो भी वर्ल्ड हेरिटेज मतलब आपके यहाँ कोई फेमस स्थान है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इन सबको पूरे विश्व में कैसे आप कैसे फैलाओगे, कैसे प्रचार करोगे? कोई टूरिस्ट आएगा कैसे आपको पता रहेगा कि आपके यहाँ की ये चीज फेमस है? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है? ऐसे विश्व में जितने देश हैं उनके यहाँ कोई भी स्थान यदि फेमस होता है तो उनको अपने रजिस्टर में क्या करता है? नोट डाउन कर लेता है और उसको क्या करता है? पूरे वर्ल्ड में जारी कर देता है, जिससे लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो यूनेस्को की साइट पर विजिट करके देख लेते हैं कि हम अफ्रीका जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में क्या क्या फेमस है। तो वो सब जगह ना घूमकर डायरेक्ट वहीं पर जगह पे क्या करते हैं? घूमने जाते हैं जहां जो चीजें वहां की फेमस होती है। ठीक है, तो यूनेस्को क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपने उस पर रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी वर्ल्ड हेरिटेज काफी साइटें हैं। ठीक है, और ये काम है यूनेस्को का, तो ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद बात करते हैं UNDP की। तो देखो इसका मतलब ही है यूनाइटेड नेशन, एंड डी मतलब होता है डेवलपमेंट, डी मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट और पी मतलब होता है प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है? पी मतलब होता है प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र का ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है? देशों को विकसित करने का कार्य करता है, मतलब विकासशील बनाने का कार्य करता है। तो देखो कोई भी देश विकसित कब बनेगा? जब उसके यहाँ पैसा आएगा, पुअर्टी खत्म होगी, वहां पर एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है, तो इन सब का कार्य कौन करता है? UNDP करता है। वहां की महिलाओं को और अधिकार मिलेगा काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कहीं आने जाने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या किया गया है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मतलब महिलाओं को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो UNDP ही करती है। ठीक है, कौन करता है? UNDP क्या करती है? एंड महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, देशों में पुअर्टी खत्म करने का कार्य करती है, एजुकेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, वही बात करते हैं UNGA की। देखो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ये बेसिकली क्या करती है? इसमें 15 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये विश्व को क्या करती है? एक टेबल पर इकट्ठा करती है और कोई भी देश के ऊपर सैंक्शन लगाने वाने का कार्य कौन करता है? UNGA ही करता है। ठीक है, मान लो कोई देश मनमानी तरीके से किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने का कार्य UNGA करेगा। ठीक है, जितने भी देश है इस टेबल पर बैठेंगे, UNGA की एक बैठक होगी, उसमें सभी लोग बैठेंगे और उस देश के खिलाफ क्या करेंगे? एंड उनको मना करेंगे कि आप मान जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी भेजेगा, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो ये सब कार्य कौन करता है? UNGA करता है। ठीक है, UNDP की बात करते हैं तो लिख लो इसकी स्थापना 1965 में होती है। ठीक है, नवंबर 1965 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कहां पर है? USA में है। ठीक है, कहां पर है? USA में है। UNDP के बारे में आप लोग सभी लोग लिख लीजिए। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी डिटेल थी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया कि UNDP क्या होता है, UNGA क्या है, WHO क्या है एंड यूनेस्को क्या है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो हाल ही में देखो एक आपके जो SSC GD का पेपर होता है उसमें आपके 3
3 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और कहां कहां से क्वेश्चन आता है ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो देखो आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, राज्यपाल से पूछा गया था कि राज्यपाल हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, वो आपसे लेटेस्ट पूछेगा कि हाल ही में जो नियुक्तियां होती है उन्हीं से पूछता है। ठीक है, तो देखो मैंने ये 2024 का लिख दिया, हाल ही में इनकी नियुक्तियां होती हैं। हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो 5 राज्यपालों की क्या करती हैं, नियुक्ति करती हैं। ठीक है, नियुक्त करती हैं, जिसमें लेटेस्ट पूछा गया कि उड़ीसा के जो राज्यपाल बनते हैं कौन बनते हैं। तो चलिए सभी का लिख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में कौन से राज्यपाल कहां के बनते हैं। ठीक है, तो देखो एक है अजय कुमार भल्ला, ठीक है, एक है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और एक है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि पहले भी थे अभी भी हुए हैं। तो चलिए सबके लिख लेते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिख लेना डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ये कहां के राज्यपाल बने हैं, लिख लो ये उड़ीसा के राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं उड़ीसा के। ठीक है, और वहीं बात करते हैं अजय कुमार भल्ला की, तो लिख लेना ये कहां के, ये लिख लेना मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये कहां के हैं, तो लिख लेना ये बिहार के हाल ही में क्या नियुक्त हुए हैं, राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। वहीं बीके सिंह की बात करते हैं तो लिख लेना ये मिजोरम के, कहां के, मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो चारों जो राज्यपाल हैं अभी हाल ही में लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं, सभी लोग लिख लीजिए आप लोग, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, पद होता है। राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जो कि राज्य का क्या होता है, एंड राज्य का सबसे बड़ा क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी होता है या फिर संवैधानिक पद भी होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का सबसे बड़ा जो पद होता है, राज्य का सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद होता है, सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद होता है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा संवैधानिक जो पद होता है वो कौन सा होता है, राज्यपाल, जिसे हम लोग गवर्नर बोलते हैं, जिसे हर एक जगह क्या होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अपने, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है उड़ीसा के बारे में सभी लोग जानते हो। ठीक है, उड़ीसा के बारे में सभी लोग जानते हो, इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी से आया हुआ एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था भाग 4A के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, 4A के बारे में। और आज क्या पूछा गया, आर्टिकल 333 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 333 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है। चलिए समझते हैं क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटों से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो देखो बात करते हैं कि हमारे भारत में हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत में 2 चीजें हैं। भारत में कितनी चीजें हैं, भारत में सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और बात करते हैं केंद्र से छोटा क्या है, केंद्र से छोटा है राज्य। ठीक है, केंद्र से छोटा क्या है, केंद्र से छोटा है राज्य। भारत में सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है, और केंद्र से छोटा क्या है, केंद्र से छोटा है राज्य। ठीक है, क्या है, छोटा है ये राज्य। ठीक है, तो देखो एंड केंद्र में भी कानून बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्र में जो संस्था है उसे हम लोग संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और उसके बाद जो राज्य में कानून बनाने का कार्य करती है वो विधायिका होती है। क्या होती है, सॉरी विधायिका, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। इसे भी राज्य की संसद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, राज्य की संसद बोला जाता है। संसद का एक नाम विधायिका भी है। क्या है, विधायिका भी है। ठीक है, इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। और ये जो विधानमंडल है ये राज्य की क्या होती है, संसद होती है। राज्य की क्या होती है, संसद होती है। और बात करते हैं इस संसद के 2 अंग हैं। कितने अंग हैं, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन की हमने बताया कि यूनाइटेड नेशन के 6 बड़े अंग हैं। इसी तरीके से संसद, हमारी जो संसद है केंद्र की, इसके 2 बड़े अंग हैं। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम क्या है, लोकसभा, और एक का नाम है राज्यसभा। एक का नाम क्या है, राज्यसभा नाम है। और इसी तरीके से बात करते हैं विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं। ठीक है, विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं। एक का नाम है विधानसभा, और एक को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं।
थोड़ा सा ऊपर करेंगे। राज्यसभा, देखो एक को बोलते हैं हम लोग विधान परिषद, विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। इसके भी 2 अंग हैं, इसके भी 2 अंग हैं, ठीक है। बात करते हैं राज्यसभा। देखो राज्यसभा किसके समान है, तो राज्यसभा एकदम सिमिलर है किसके, विधान परिषद की। इसी तरीके के जो केंद्र की लोकसभा है ये किसके सिमिलर है, तो ये विधानसभा के, ठीक है। जो प्रोसेस लोकसभा में होगा सेम प्रोसेस विधानसभा का है, जो प्रोसेस इसके सदस्य को नियुक्त करने का राज्यसभा का है वही प्रोसेस विधान परिषद का भी है, ठीक है। हाँ चलिए बात करते हैं और आगे। तो देखो लोकसभा का जो वर्णन है हमारे संविधान में किसमें है, हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में, कहां पर है, आर्टिकल 81 में है। और राज्यसभा का जो वर्णन है कहां पर है, आर्टिकल 79 में है, ठीक है। कहां पर है, आर्टिकल 80 में है, कहां पर है, 80 में है, ठीक है। कहां पर है, आर्टिकल 80 में है। और संसद का वर्णन अगर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है, ठीक है। कहां पर है, आर्टिकल 79 में। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो। तो देखो एंड वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं 500 कितनी है, 43 है। और उसके बाद राज्यसभा की सीटें कितनी है, 245 है, कितनी है, 245 है। और यहाँ पर जो विधानसभा विधान परिषद है ये सभी राज्यों की सीटें अलग अलग होती हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर सभी सीटें अलग अलग होती हैं। देखो इसमें जो हमारा राष्ट्रपति होता है, इसमें हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। इसी तरीके से किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होता है इसके कुल सीटों का 1/6 सीटें, ठीक है। कुल सीटों का 1/6 सीटें हैं, 6 सीटों को कौन मनोनीत करता है, ये मनोनीत करता है वहां का राज्यपाल, ठीक है। वहां का राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है, अपने मन पसंदीदा उसको बना देता है, वहां का सदस्य बना देता है, ठीक है। देखो क्योंकि संघ का जो मुखिया अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है और किसी भी राज्य का जो मुख्य अधिकारी या मुख्य संवैधानिक पद होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। तो अभी हमने बताया जो राज्यसभा है वो विधान परिषद के एकदम बिल्कुल समान है और जो लोकसभा है वो विधानसभा के बिल्कुल समान है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत के 6 राज्यों में ही क्या है, विधानसभाएं हैं। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में ही विधानसभाएं हैं, ठीक है। सभी में नहीं है, 6 राज्यों में ही है। और सबसे ज्यादा अगर सीटें पूछा जाए किस राज्य की विधानसभा में है, तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है। कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। एंड यहाँ पर देखो एक टॉपिक है, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम क्या करते हैं और किसी भी राज्य की देखो एंड सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीटें वाला राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश इसका नाम है। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश इसका नाम है। यहाँ पर है 403 विधानसभा सीटें, सर्वाधिक है। ये पूरे भारत में क्या है, सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है। विधान परिषद की भी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। इतनी सीटें किसी भी राज्य में नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सीटें बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा सीटें 500 से अधिक नहीं होंगी, ठीक है। कितने से अधिक नहीं होंगी, 500 से अधिक नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश की ये भी सीटें 500 तक जा सकती हैं, लेकिन 500 से अधिक नहीं हो सकती हैं। और कितने से कम नहीं हो सकती हैं, 60 से कम नहीं हो सकती हैं, 500 से अधिक नहीं हो सकती हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी, ठीक है। 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी। और किसी भी राज्य में की विधानसभा में 60 से कम सीटें नहीं होंगी, 60 से कम सीटें नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन क्या सभी राज्य में जनसंख्या समान है, या फिर इतनी जनसंख्या है कि वहां पर 60 सीटें हो, ठीक है। इतनी जनसंख्या है कि सभी राज्य में कि वहां पर 60 सीटें हो, तो नहीं, ठीक है। हमारे ऐसे भी राज्य हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500, कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी, ठीक है। और बात करते हैं हमारे देखो कुछ राज्य हैं जिनका नाम है गोवा, ठीक है, और क्या नाम है, मिजोरम नाम है, ठीक है। क्या नाम है, गोवा नाम है, मिजोरम नाम है। ये सारे राज्य ऐसे राज्य हैं यहाँ की जनसंख्या काफी कम है, इसलिए यहाँ पर ये अपवाद वाले राज्य हैं जहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है, अभी तक एग्जाम
एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी विधानसभा में 60 से कम सीटें हैं। तो लिख लो आप लोग गोवा एंड मिजोरम, ठीक है। गोवा में भी 40 सीटें हैं और मिजोरम में भी कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। अब तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कम विधानसभा सीटें वाले राज्य कौन है, तो उनका नाम है गोवा एंड मिजोरम, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। होना कितना चाहिए, 60 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपवाद वाले राज्य हैं, ठीक है, लिख लेना। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने पॉलिटी के बहुत सारे कंसेप्ट को क्या किया, डिस्कशन किया है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अमृतसर की ट्रीटी, ठीक है। अमृतसर की ट्रीटी की बात करते हैं, ठीक है। अमृतसर की ट्रीटी की बात करते हैं तो देखो ये कब होती है, ये होती है 25 अप्रैल एंड 1809 1809 में होती है, ठीक है। इस ट्रीटी के पूछा जाए ये ट्रीटी किसके किसके बीच में होती है, तो देखो अंग्रेजों का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। क्या नाम था, चार्ल्स मेटकॉफ नाम था। और उसके बाद हमारे भारत की तरफ से या फिर बात करें सिख समुदाय का संस्थापक, सिख साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। महाराजा इनका क्या नाम था, महाराजा रणजीत सिंह नाम था, ठीक है। इन दोनों के बीच में अमृतसर की ट्रीटी होती है। क्या होता है, अमृतसर की ट्रीटी होती है ना। और उसके बाद कब होती है, 1809 में होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन और हम लिख देते हैं, नन ऑफ दिस, जिसे नॉट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखना भूल गए थे। तो आप लोग देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1809 में। ये ट्रीटी किसके बीच में होती है, ये पूछा जाता है। देखो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था चार्ल्स मेटकॉफ एंड सिख समुदाय का जो साम्राज्य का संस्थापक था उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। ये नेतृत्व कर रहे थे हमारे भारत की तरफ से, ठीक है। इस ट्रीटी में किया गया जाता है, तो देखो इस ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जम्मू कश्मीर जो हमारा एक स्टेट है, जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन, ठीक है, डोगरा शासन प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। डोगरा शासन क्या है आपको पता है, दोहरा, ठीक है, दोहरा शासन। जम्मू कश्मीर पता है पहला राज्य है जिसने क्या किया, पहली बार संविधान दिवस को मनाया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1809। बाकी सभी और लोगों को पता है कि 1857 में क्या होता है, सभी चीजों ये आप लोगों को पता ही है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पद को लेटेस्ट सृजित किया गया था या निर्माण किया गया था कुछ समय पहले, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, भारत का दूसरा सीडीएस पूछा जा रहा है। सीडीएस का मतलब क्या होता है, सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो देखो ये तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा पद होता है जो क्या करता है, किसी भी आपत्ति में आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स को क्या करता है, तीनों सेनाओं के प्रमुख को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि आप कहां पर सेना भेज रहे हो। मान लो पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो आपकी सेना कहां पर है, आपकी सेना कहां पर है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का ये जो पद बनाया गया है इसे बोला गया सीडीएस। और ये जो जानकारी है डायरेक्ट फिर क्या करता है, प्रेसिडेंट को देता है, नहीं तो प्रेसिडेंट परेशान हो जाएगा, फिर इसको कॉल करेगा, किसको करेगा, ठीक है। तो इन तीनों की जानकारी किसी भी विपत्ति में इस पद को दिया जाता है। और ये जो पद है सीडीएस का, ये क्या करता है, ये फिर हमारे प्रेसिडेंट या फिर हमारी सरकार को क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए ये पद को सृजित किया गया था, जिसके पहले जो पहले मुख्य बनाए गए थे उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। क्या नाम था, जनरल बिपिन रावत नाम था, जो कि गोरखा बटालियन से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे, गोरखा बटालियन उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, जिनकी हाल ही में कुछ समय पहले क्या होती है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एंड पूरी फैमिली सहित इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, ठीक है। इसके बाद जब इनके मरने के बाद फिर दूसरे सीडीएस क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, वही आपसे पूछा भी गया, ठीक है। और बात करते हैं दूसरे सीडीएस की, तो देखो एंड जो अनिल चौहान है ये वर्तमान समय के भी क्या है, हमारे दूसरे क्या है, सीडीएस हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरे हैं।
और बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की, तो देखो इनकी स्टैचू को भी निर्माण किया गया, इनकी स्टैचू भी स्थापित किया गया। कहां पर किया गया है? देहरादून में किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। और देहरादून कहां पर आपको पता है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, कहां पर है? देहरादून में इनकी स्टैचू को स्थापित किया गया है, मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ पर कुछ नाम और भी लिखे हुए हैं। ठीक है, एडमिरल जो हरि कुमार है, ये हमारे पूर्व क्या थे? नेवी के चीफ थे। वर्तमान समय में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे नेवी के चीफ हैं। ठीक है, जनरल जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये हमारे आर्मी के पहले चीफ ऑफ डिफेंस चीफ थे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, पूर्व चीफ थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? भारत का प्रेसिडेंट होता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो फिर से एक व्यक्ति के बारे में पूछ लिया जो कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाता है। तो कल हमने आप लोगों को बताया था कि संतूर वादक कौन है, तबला वादक कौन है, बांसुरी वादक, शहनाई वादक। ठीक है, तो देखो ये जो पैनल घोष जी हैं, ठीक है, ये क्या बजाते हैं? फ्लूट बजाते हैं, जिसे बांसुरी भी बोला जाता है। क्या बजाते हैं? पैनल। ठीक है, पैनल घोष जो है ये फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, देखो फ्लूट बांसुरी बजाने से क्या होते हैं? जो घोंसले के पक्षी होते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि बांसुरी जैसे ही बजती है, जो घोंसले में बैठे हुए पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ तबला वादक भी मैंने अभी को बताया था, जाकिर हुसैन जी हैं। शहनाई वादक भी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, बिस्मिल्लाह खां वगैरह, क्या है? ये शहनाई वादक हैं। ठीक है, एंड और उसके बाद संतूर वादक जो भजन सोपारी जी हैं, लिख लीजिए, आप लोग नाम लिख लीजिए, नहीं तो बार बार भूल सकते हैं। ठीक है, संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? भजन सोपारी नाम है। और इसी के साथ आप तबला वादक लिख लो, अभी हाल ही में लेटेस्ट जाकिर हुसैन जी क्या है? तबला वादक हैं। और उसके बाद यहीं पर लिखा है शहनाई वादक, तो लिख लो बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, क्या नाम है इनका? बिस्मिल्लाह खां। ये क्या है? ये शहनाई वादक है। ठीक है, एंड इसी तरीके से मैंने कल लिखा था और लिखा था सितार वादक भी लिखाया था, सितार वादक भी लिखाया था। इनका नाम था पंडित रविशंकर नाम था। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इन्हें पूछना है, वो कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इनको क्या करना है? पूछना ही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान के बारे में पूछ लिया। देखो जो भी स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ा होगा वो क्या कर सकता है? इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, और जो नहीं पढ़ा वो इसमें क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पर जनवरी 2 शब्द है, नवंबर 2 शब्द है। ठीक है, डेट भी समान है। तो देखो यहाँ पर भारत के संविधान की बात करते हैं, तो देखो भारत के संविधान को हमारी जो संविधान सभा है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें 289 मेंबर थे। ठीक है, इसने कब इसे क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, मतलब कब एक्सेप्ट किया था ये पूछा जा रहा है। देखो भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसे बनने में कितने टाइम लगा? समय, पूरी चीजें हम लोग लिख लेते हैं पहले। समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कितना लगा? 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। और पैसे की बात करते हैं, पैसा कितना खर्च हो गया? तो लगभग 60 लाख रुपए खर्चे हो गए। ठीक है, कितना लग गया? 60 लाख रुपए क्या हो गया? खर्चा हो गया। ठीक है, हमारा जब संविधान बना तो इसमें भाग कितने थे, और उसके बाद इसमें भाग कितने थे, एंड अनुसूचियां कितनी थी, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये कितने थे? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिख लेना। 22 भाग थे, अनुसूचियां 8 थी, अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 थे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अब कितने हैं, अब जो अपडेट चीजें हैं वो कितनी है, तो लिख लो ले वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, एंड अनुसूचियां कितनी हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिख लो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। भाग लिख लेना, 25 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद लिख लेना, लगभग 470 है। ठीक है, या फिर आपके ऑप्शन में 448 दिया है तो ये भी राइट आंसर माना जाता है। दोनों में से कोई भी आ जाए, एक राइट आंसर आपका माना ही जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं अनुसूचियां की, तो देखो 12 अनुसूची हो चुकी है। कितनी अनुसूची हो चुकी है? 12 अनुसूची हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ और थोड़ा सा हम बात करते हैं संविधान के अपने। तो देखो हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को क्या होता है, बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, और कुछ आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, कब बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, और इसी के साथ बात करते हैं तो देखो 26 जनवरी और 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है ये क्या होता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। लागू किया जाता है मतलब जो भी संविधान में चीजें लिखी गई थी उन्हें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसी दिन इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, और उसी दिन से हमारा भारत जो होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, लोगों को स्वतंत्रता दे दिया जाता है। इसीलिए हम लोग गणतंत्र मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, गण का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है स्वतंत्रता। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। ओके, चलते हैं इसी के साथ देखते हैं इसका आंसर क्या पूछा गया था। तो देखो इसमें पूछा गया था कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, मतलब कब ये बनकर तैयार हो गया, तभी हमारी संविधान सभा ने इसे अपनाया था। देखो तो ये इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से बनकर तैयार होता है, और इसी दिन हमारी संविधान सभा ने इसे क्या किया था, अपनाया था, पूर्ण रूप से अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लागू कब होता है सभी लोगों को पता है, 26 जनवरी 1950। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, देखो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, लिंगानुपात देखो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 किसी भी राज्य में जो जनसंख्या है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी महिला हैं। ठीक है, देखो 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष हैं तो एक कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, एंड ये काउंट किया जाता है पुरुषों को लेकर। ठीक है, क्योंकि एंड जो मेल होता है वो फीमेल से क्या करता है, शादी वगैरह करते हैं, तो ठीक है इसी को बोला जाता है लिंगानुपात। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं शादी करने के लिए उपलब्ध हैं, इसे लिंगानुपात बोला जाता है। ठीक है, और 2011 की जनसंख्या जो हुई थी इसमें सारी डाटा बताया गया था कि किस राज्य की लिंगानुपात कितना है। ठीक है, और ये कई बार आप क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक की, तो देखो जो केरला राज्य है यहाँ का लिंगानुपात भी सर्वाधिक है, यहाँ की साक्षरता दर भी सर्वाधिक है, 1084 है। देखो यहाँ पर 84 महिलाएं, यहाँ पर 84 तो क्या है, महिला, 1084 महिला है। कितने पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर, यहाँ पर 84 महिलाएं ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये तो है लिंगानुपात। कहाँ का लिंगानुपात है, केरला का। यहाँ की साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। ठीक है, साक्षरता दर अगर पूछा जाए किस राज्य की सर्वाधिक है, तो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ की है, केरला की है। साक्षरता दर पूरे भारत में सर्वाधिक है। पूरे साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, भारत में सर्वाधिक कहां पर है, केरला में। सबसे कम कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, तो इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की, तो देखो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम की बात करते हैं तो 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, एंड कहां पर है, ये हरियाणा में है। ठीक है, ये वोमेन हो जाता है, या फिर इसे आप लोग फीमेल लिख सकते हो, इसे मेल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहां पे, पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, तो हरियाणा में है। ठीक है, कहां पर है, हरियाणा में क्या है, सबसे कम है। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु की, तो देखो 996 जो फीमेल है 1000 पुरुषों पर, ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 992 फीमेल है 1000 पुरुषों पर, ये कहां पर है, ये है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो देखो अब सारा डाटा आप लिख सकते हो। यहाँ पर सारे राज्यों के बारे में नहीं पूछा जाता है, पूछा केवल किसके बारे में जाएगा, केरला के बारे में, और किसके बारे में पूछा जाएगा, हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। या फिर अगर यूटी की बात करते हैं तो लिख लेना जो पुडुचेरी है, यहाँ का जो यूटी है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी है, एंड ये आपका यूनियन टेरिटरी भी है। एंड भारत में पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है, केंद्र शासित प्रदेश
ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, लगभग 1100 से भी अधिक है, तो वो पुडुचेरी है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1100 से अधिक महिलाएं हैं। ठीक है, तो वो पुडुचेरी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और केरला, हरियाणा, ये सब हमारे पूर्ण राज्य हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 2011 की जो जनगणना होती है, ठीक है, जनगणना के अनुसार ये सब डाटा आया है बाहर। और हमारे भारत की जो जनसंख्या थी उस समय कितनी थी, 1.21 अरब। ठीक है, कितनी थी, इसके समय हमारी भारत की जनसंख्या थी 1.2 अरब, मतलब 100 करोड़ 121 करोड़। ठीक है, कितनी थी, 121 करोड़। 1.21 अरब का मतलब होता है 121 करोड़। ठीक है, और लेकिन अब हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है, जो कि विश्व में सर्वाधिक या टॉप लेवल की है। ठीक है, और बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो देखो, जनगणना 10 साल के बाद होती है। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, होम मिनिस्ट्री, मतलब अमित शाह जी। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और नीति आयोग के बारे में मैंने कल सारी चीजें डिस्कशन किया कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर किया जाता है, योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधानमंत्री ही होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, और उसके बाद इसी के साथ सीईओ के बारे में भी बात की कर ही दिया था कि सीईओ भी बने हैं। ठीक है, सीईओ कौन बने हैं ये भी बता दिया था, और इसका कार्य क्या होता है ये भी बताया ही था। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑप्शन में इसके कार्य ही पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है, कार्य ही पूछा गया है। क्या कार्य है इसका, तो देखो इसका धार्मिक सलाह देना कि भैया हिंदू को ज्यादा बढ़ावा दो, है ना, हिंदू को सारी छूटें दो, तो ये धार्मिक सलाह देता है नीति आयोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 ये बताता है कि हमारा जो भारत है धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है, सभी लोगों को अपने धर्म मानने का या फिर मनाने का क्या है, अधिकार है। लेकिन सरकार का, हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों को एक नजर से देखेगा। ठीक है, तो भारत सरकार की ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं है जो क्या करेगी, धार्मिक सलाह देगी, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नैतिक सलाह देगी, मोरल सलाह देगी, नैतिक सलाह भी नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर सोशलिस्ट सलाह देगी, सामाजिक सलाह देगी, तो किसी स्पेशल समाज को ये सलाह नहीं देगी। ये क्या करती है, ये नीति बनाती है। नीति, यहाँ पर देखो जो नाम निकल कर आया, नीति का मतलब होता है क्या, नीति का मतलब होता है पॉलिसी। ठीक है, नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी की भारत में गरीबी कैसे खत्म हो, भारत के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, तो ये एक प्रकार की क्या पॉलिसी है, पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, नीति आयोग क्या है, एक पॉलिसी मेकर थिंक टैंक है, मतलब ये क्या करती है, पॉलिसी बनाने का कार्य करती है और हमारी सरकार को सलाह देती है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो देखो कल हमने बताया था इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 में होती है, और किसके स्थान पर होती है, योजना आयोग की। ठीक है, अध्यक्ष हमारे वर्तमान समय के पीएम होते हैं, वर्तमान पीएम होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं, सुमन बेरी जी क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं। और बात करते हैं सीईओ की, तो BVR सुब्रमण्यम क्या है, इसके वर्तमान समय के सीईओ हैं। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम क्या है, वर्तमान समय के सीईओ हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हमारे भारत को बदलना क्या है, ये एक संस्था है, भारत के बदलने की क्या है, एक संस्था है। इसी के साथ आज के सेशन का हम लोग पहुंच रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये एक आपके लोक नृत्य से क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं, पंडित बिरजू महाराज उसके क्या है, नर्तक भी हैं। पंडित बिरजू महाराज उस नृत्य को क्या करते हैं, नृत्य के मान सकते हो काफी अच्छा नृतक है कथक के। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, तो कल हमने बताया था कथक, जिसके पूछा जाए नृतक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो कथक कोई ऑप्शन है, तो ये देखो कथक क्या है, कथक पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। इसी के साथ गरबा देखते हैं, गरबा कहाँ का है, तो देखो गरबा ये आपके गुजरात का है। ठीक है, ग फॉर गरबा, ग फॉर गुजरात, तो गुजरात में नवरात्रि के टाइम पर ये नृत्य किया जाता है। वही बात करते हैं छऊ की, तो देखो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़, ये तीनों जगह का क्या है, तीनों जगह का लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहे ऑप्शन में पेपर में, पश्चिम बंगाल, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा वो तीनों राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ कुचिपुड़ी की बात करते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसी के साथ आप थोड़ा सा और लिख लो, और राज्यों को लिख लो, आप कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा आप लोग और लिख लो, तमिलनाडु का लिख लो, तमिलनाडु का लिख लो,
तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य है। भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य है। भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम इसका नाम है। कर्मा लिख लो, कर्मा। कर्मा कहाँ का है? लिख लो झारखंड का, झारखंड का कर्मा है। ओडिसी अगर बात करते हैं, ओडिसी अगर बात करते हैं तो ओडिशा का है। उड़ीसा का अगर पूछा जाए तो ओडिसी है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं तो कथकली की बात करते हैं तो ये है केरला का। कथकली के साथ यहाँ पर ओणम, ठीक है, ओणम एक नृत्य किया जाता है, केरला का है। और इसी के साथ और बात करते हैं कर्नाटका का बात करते हैं तो यक्षगान। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान जो है ये कर्नाटका का है। और इसी के साथ राजस्थान की बात करते हैं तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब, PUNJ। ठीक है, पंजाब का क्या है? गिद्दा है। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्दा, भांगड़ा ये सब पंजाब का है। और घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटका का है। कथकली और कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, और इसके बाद ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुरी हो जाता है। थांगटा हो जाता है। ठीक है, एक थांगटा एक मार्शल आर्ट भी है, थांगटा, मणिपुर। तो जितने भी लोग नृत्य थे हमने सारे कर दिए, कुछ ही बचे होंगे जो छोटे होंगे। ठीक है, उनको आने वाले क्लास में हम लोग कवर ही करेंगे। तो ये आज का हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन को हमने इतने डिटेल से डिस्कशन किया कि यदि आप इस डिस्कशन या फिर एनालिसिस को भी अच्छे से देखते हो तो आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन है आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा आज। ठीक है, तो देखो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था नीति आयोग से, जिसका राइट आंसर था पॉलिसी थिंक टैंक है हमारा, नीति बनाने या नीति से संबंधित सलाह देता है। इसी के साथ हमने देखा कि जो हमारा 13वां क्वेश्चन था 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? तो इसका केरला राइट आंसर था। सबसे कम हरियाणा में है। और इसी के साथ हमने देखा एंड भारत की संविधान सभा को संविधान ने हमारी कब अपनाया? संविधान सभा हमारी जो थी तो 26 नवंबर 1949, इसका राइट आंसर था। इसी के साथ पैनल जो घोष थे ये किससे संबंधित थे? तो देखो ये बांसुरी से थे। किससे थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है, और इसके साथ हमने सारे ऑप्शन को डिस्कशन किया। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था भारत का जो दूसरा सीडीएस था, इसका राइट आंसर था अनिल चौहान। ठीक है, और पहले कौन थे? पहले हमने बताया जो जनरल बिपिन रावत जी थे हमारे पहले थे। इसी के साथ अमृतसर की ट्रीटी हमने आपको बताया कि चार्ल्स मेटकॉफ और जो सिख के साम्राज्य के संस्थापक थे जिनका नाम महाराजा रणजीत सिंह था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनके बीच में 1809 में क्या होती है? ये संधि होती है। ठीक है, और इसी के साथ अगले क्वेश्चन हमारे इसके पहले जो क्वेश्चन था कि आर्टिकल जो 333 था, ठीक है, ये किससे संबंधित था? तो ये क्या बताया था कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है इसमें 500 से अधिक सीटें और 60 से कम सीटें नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 500। और उसके बाद हमने देखा था ओडिशा के राज्यपाल के बारे में। तो हाल ही में मैंने बताया था कि ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई आपका करंट पुराना क्वेश्चन पूछा था, मैंने लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में भी थोड़ा हेल्प हो पाए। तो जितने भी 5 नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं सभी को हमने बताया आप लोगों को कि कौन कहाँ का राज्यपाल नियुक्त हुआ है। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए इसमें से कौन सी जो संस्था है ये जिम्मेदार है? तो UNDP इसका क्या था? राइट आंसर था। और इसी के साथ हमने देखा कि RBI का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो इसको हमने बताया कि मुद्रा जारी करना, अंतिम ऋण देना और उसके बाद महंगाई को कंट्रोल करना। ठीक है, बैंकों को लोन देना, ये सब कार्य RBI के हैं। बोनालू त्योहार के बारे में मैंने बात किया कि तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया तमिलनाडु, केरला और सभी राज्यों के बारे में बताया। ध्वनि का भी बताया कि ध्वनि का जो डेसिबल, इसकी ध्वनि को किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने देखा संगीत नाटक अकादमी के बारे में। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी। और अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखा कि नेहरू जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब होती है और ये किससे संबंधित है? तो देखो ये नाव की रेस से संबंधित है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन।
जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कशन किया। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से, बने रहिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।